कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने 2 चिट्ठियां कल रिलीज़ की थी। दोनों चिट्ठियां अरुण जेटली जी ने लिखी थी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उस वक्त स्पेशल कमिश्नर दोनों को लिखी गई थी। और इन चिट्ठियों के माध्यम से जो सिंडिकेट बैंक को लेकर जो पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसको बंद करने की अपील की गई थी। और इस चिट्ठी में कुछ चीज़ें मैं एक बार पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जिस मामले को अरुण जेटली जी बंद करने की बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, वो अपने आप में कितना बड़ा झूठ था और किस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। ये जो चिट्ठी है अक्टूबर 27, 2011 की, जो पुलिस कमिश्नर को लिखी गई, उसमें ये कहते हैं कि बैंक चेंज इट्स पोजीशन एंड श्री भोला शंकर ऑल्सो अग्रीड टू हैंड बैक द क्लब टू द बैंक। DDCA is willing to give the club back to the managed by the bank itself। और इसमें कहा जा रहा है, जो 5 मई 2012 की चिट्ठी थी सिंडिकेट बैंक वाले मामले में, कि कंप्लेंट्स आर कंप्लीटली अनसब्सटेंशिएटेड, ये कहा गया। ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट्स आर कंप्लीटली अनसब्सटेंशिएटेड एंड डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि जो शिकायतें की गई थी उनमें कोई दम नहीं था और इसमें किसी तरीके से कोई आरोप या अपराध सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमारे लोगों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूछताछ होने से उनका हैरेसमेंट होता है। एक चिट्ठी 27 अक्टूबर 2011 की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बैंक को हैंडओवर कर दिया गया। दूसरे में कह रहे हैं कि जो शिकायतें थी वो अनसब्सटेंशिएटेड थी, उनमें दम नहीं था और इसके आधार पे कोई अपराध नहीं बनता था। अब मैं आपके सामने, हम ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आपके सामने हम दिल्ली DDCA की एक इंक्वायरी कमेटी है जो 5 अगस्त, ये अगर ध्यान, 5 अगस्त 2010 की ये चिट्ठी है, इंक्वायरी कमेटी है। यानी जब अरुण जेटली जी ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, उसके तकरीबन 8 महीने, बल्कि मैं ये कहूँ कि करीब 15 महीनों के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। यानी जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ये दावा किया कि शिकायतों में कोई दम नहीं है और इसके आधार पे कोई अपराध नहीं बनता है, तब तक उनके पास ये चिट्ठी थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास थी, जो DDCA की अपनी रिपोर्ट है। यानी उनको अच्छी तरीके से पता था इस पूरे मामले में क्या है, कौन लोग दोषी हैं। ये कौन सी कमेटी की रिपोर्ट है? ये सिंडिकेट बैंक का जो मामला था, जो मैंने कल बताया, उस सिंडिकेट बैंक की इंक्वायरी करने के लिए खुद अरुण जेटली जी ने चेतन चौहान की कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। और उस इंक्वायरी कमेटी में चेतन चौहान जी ने, उसमें मिस्टर SS सरीन और मिस्टर अनिल जैन, ये 3 लोग थे उस कमेटी के अंदर। इन्होंने इंक्वायरी की पूरे मामले की, सिंडिकेट बैंक की। इंक्वायरी करने के बाद 5 अगस्त 2010 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी अरुण जेटली जी को। ये रिपोर्ट अरुण जेटली जी को सबमिट की गई है। अब इसकी जो फाइंडिंग्स है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि एक बहुत बड़ा रैकेट DDCA में चल रहा है। वहाँ 2 तरीके के क्लब्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनल क्लब है, दूसरा प्राइवेट क्लब है। इंस्टीट्यूशनल क्लब का मतलब जैसे सिंडिकेट बैंक क्लब, जैसे पंजाब नेशनल बैंक क्लब, जैसे यूको बैंक क्लब, एयर इंडिया क्लब, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं और ये क्लब बना के क्रिकेट खेलते हैं। DDCA से इनका अथराइजेशन हो जाता है, एफिलिएशन होता है और उसके झंडे तले ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, लीग मैचेस खेलते हैं। और जो प्लेयर्स होते हैं वो इन्हीं क्लब के माध्यम से खेलते खेलते फिर वो दिल्ली के लिए खेलते हैं और हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल क्लब्स होते हैं उन पर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, प्राइवेट क्लब्स पे कब्जा करना आसान होता है। वहाँ से वोटिंग मनवर की जाती है, अपने पक्ष में अगर कल चुनाव जीतना है तो उसके लिए वोटिंग मनवर की जाती है। और चूंकि वहाँ पे इन्हीं क्लब के माध्यम से प्लेयर्स खेलते हैं तो भ्रष्टाचार, क्लब में खेलने के लिए पैसा
आगे के सिलेक्शन के लिए पैसा, वो सब का एक बड़ा धंधा है। और इन क्लब्स का भी अपना एक वैल्यूएशन हो जाता है। किसी की कीमत क्लब की 40 लाख होती है, किसी की 50 लाख होती है, किसी की 1.5 करोड़ होती है। जैसा क्लब परफॉर्म करता है उसके हिसाब से, जैसे आईपीएल की वैल्यूएशन है आईपीएल टीम की, उस हिसाब से क्लब की वैल्यूएशन की होती है। तो ये सिंडिकेट बैंक वाले मामले में क्या हुआ, एक रहस्यमय तरीके से एक चिट्ठी जो है वो एक कहा गया कि सिंडिकेट बैंक की जो एजीएम है उसने एक चिट्ठी भोला शंकर नाम के एक सज्जन को दी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, और उसके आधार पर तय हुआ कि भाई जिनकी जो स्पोर्ट्स कमेटी थी उसने तय किया कि अब से सिंडिकेट बैंक क्लब की जगह सिंडिकेट क्रिकेट क्लब कहलाएगा, यानी प्राइवेट क्लब हो जाएगा। इसमें गंभीर आरोप लगे, यानी एक इंस्टीट्यूशनल क्लब को प्राइवेट क्लब में तब्दील करने का मामला, और इसके लिए बाकायदा जो है बैंक अकाउंट खोले गए, फ्रॉडुलेंट तरीके से बैंक अकाउंट खोले गए, उसमें 30,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन असली था उस क्लब पर कब्जा करना। जो कमेटी अपनी रिपोर्ट कहती है, चेतन चौहान जी की रिपोर्ट, और मजेदार बात देखिए, कल 2 लोगों ने डीडीसीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक चेतन चौहान जी खुद, जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो इंक्वायरी कर रहे थे सिंडिकेट बैंक की, और दूसरे सुनील देव जी, जिनको इस कमेटी ने इस मामले में आरोपी सिद्ध किया है, अपराधी सिद्ध किया है कि उनकी वजह से हुआ। मैं इसके कुछ पोर्शंस इनकी फाइंडिंग के पढ़ देता हूं। इन द केस ऑफ सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब, स्पोर्ट्स वर्किंग कमिटी हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इरेगुलरिटी एंड impropriety by taking on its own a decision to convert syndicate bank cricket team into a private club merely on the basis of a letter of assistant general manager of the bank to its employees श्री भोला शंकर। ये उनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये उनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इरेगुलरिटी एंड impropriety by taking on its own a decision to convert syndicate bank cricket team into a private club। दूसरी बात, the payment by check to syndicate cricket club is highly questionable and irregular and has led to fraudulently opening a bank account and encashment of the said check of rupees 30,000। fraudulently बैंक अकाउंट खोलना अपने आप में अपराध है। fraudulently, it is pertinent to mention here that Shri Manish Tihara ji is a relative so and so. The account was opened with the tacit support and connivance of Shri Vinod Tihara, who was convener of the sports committee, and he cannot shy away from the responsibility of this illegal act। illegal act, ये आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी चेतन सांघी की रिपोर्ट भी नहीं है, ये डीडीसीए की अपनी रिपोर्ट है। वही चेतन चौहान जिन्होंने कल डीडीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट अरुण जेटली जी को गई हुई है, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने के 1.5 साल पहले तक उनके पास मौजूद थी। क्या कह रहे हैं इसमें कि द कंप्लेंट्स वेर कंप्लीटली अनसब्सटेंशिएटेड एंड डिस्क्लोज नो ऑफेंस। जब उनके पास ये रिपोर्ट मौजूद थी अरुण जेटली जी के पास, तो अरुण जेटली जी ने पुलिस कमिश्नर को गुमराह करने का काम क्यों किया? क्यों कहा कि कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है? उनकी अपनी कमेटी कह रही है कि इसमें इरेगुलरिटी है, इम्प्रॉपरिटी है, इलीगैलिटी है, फ्रॉडुलेंट तरीके से बैंक अकाउंट खोला गया, उसमें पैसे जमा किए गए। इसके अलावा अब ये पूरा खेल क्या है मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। नो ऑफिशियल लेटर हैज बीन रिटन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सिंडिकेट बैंक टू कन्वर्ट सिंडिकेट बैंक इनटू अ प्राइवेट क्लब, यानी फ्रॉड भी है ये। टू बी नेम्ड एज सिंडिकेट दिस। If strong objections were not taken against this conversion by the complainant, it could have led to a situation where this club would have been transferred to somebody else unauthorizedly। यानी अगर ये कंप्लेन नहीं की गई होती तो ये क्लब अनऑथराइजली किसी दूसरे आदमी पे को कब्जा कर लेता। जैसे मकान कब्जा किया जाता है पेपर बदल के, उसी तरीके से क्लब पर कब्जा करने की ये लड़ाई। This club would have been transferred to somebody else unauthorizedly
as the market value of a club affiliated to DDCA is around rupees 40 lakh. अब आप समझ रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशनल क्लब को प्राइवेट क्लब में गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके उसको कब्जा किया गया। उस क्लब की कीमत थी 40 लाख रुपए। इसके अलावा चेतन चौहान जी इसके इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट। बट ये जो रिपोर्ट इन्होंने लिखी है, जो रिपोर्ट बनाई है, अभी ये चेतन चौहान जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें उनके अलावा दो और लोग हैं जिनके नाम है मिस्टर SS सरीन, डॉक्टर SS सरीन, और दूसरे अनिल जैन। वही चेतन चौहान जो कल बैठ के डिफेंड कर रहे थे। यानी उनको पता था कि ये रिपोर्ट उन्होंने 2010 में दी है, सिंडिकेट बैंक के मामले में दी है। इसके अलावा in the cases where the names have been changed without reference to executive committee, the sports secretary has failed to fulfill his constitutional responsibility. कौन है सर, बता दो। Who is the sports secretary? Mr. सुनील देव, जो कल चेतन चौहान के बगल में बैठकर कह रहे थे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये वही सुनील देव। फिर इसके अलावा सिर्फ अकेला मामला नहीं है, ये कमेटी की रिपोर्ट ही कह रही है। There are lot of complaints and irregularities in the functioning of these institutional clubs. अकेला मामला नहीं है, इसके पहले यूको बैंक का मामला हो चुका है, पंजाब नेशनल का भी कुछ इसी तरीके का मामले का बैंक का मामला है। फिर अब आगे पढ़िए, पैरा नंबर 7, जो सुनील देव कल चेतन चौहान के बगल में बैठे हुए थे, ये कमेटी चेतन चौहान जी को उनको बता देना चाहिए, भैया हमने ये रिपोर्ट दी है जिसमें आपका जिक्र भी है। क्या लिखा हुआ है? दिस रिफ्लेक्ट्स दैट द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैज इंटेंशनली हैंडेड ओवर दिस पावर टू द कन्वीनर। जो मिस्टर विनोद तिहारा जी थे, जो स्पोर्ट्स कमेटी के कन्वीनर थे, उनको 3 बार बुलाया गया इस कमेटी के सामने, वो मौजूद नहीं हुए। The convener of the sports committee, Sri Tihara, was requested to appear before the inquiry committee number of times and notices were issued to him. Unfortunately, his attitudes was of defiance and stubbornness. और जिसे एक सज्जन ने वो अकाउंट खोला था, वो इनके भाई भी हैं। बिल्कुल। सर एक मिनट कह ले, फिर इसके बाद पूरा बताएंगे। अंत में ये कमेटी अब इस नतीजे पर पहुंचती है। From the report, it would be observed that the sports working committee under the chairmanship of Mr. Sunil Dev is working unilaterally and arbitrarily and has taken decisions which are detrimental to the working of the association. अब सवाल क्या है इसमें? पहली लाइन पढ़ दो सर। ये फिर मैं आपको बता दूं, हम जिन लोगों को थोड़ा, तो चूंकि टेक्निकल मामला है इसलिए मैं एक बात हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कल हमने 2 चिट्ठियां रिलीज की थी। इन चिट्ठियों में जो रंजीत नारायण जी को, स्पेशल कमिश्नर को, जो अरुण जेटली जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था कंप्लेंट्स अनसब्सटेंशिएटेड हैं और डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। यानी जो शिकायतें की गई थी उसमें कोई दम नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि जब उनकी अपनी कमेटी ने इस पूरे, जो खुद उन्होंने बनवाई थी, चेतन चौहान जी जिसके अध्यक्ष थे, जब उन्होंने, उनकी कमेटी ने करीब 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट दे दी थी 5 अगस्त 2010 को, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें इल्लीगल एक्ट हुआ है, गलत तरीके से बैंक अकाउंट खोले गए हैं, क्लब पर कब्जा करने की कोशिश है और इसमें उनके अपने DDCA के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। ऐसे में जो सुनील देव जी जो सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आपकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि जब अरुण जेटली जी को मालूम था कि उनके अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वैसे में पुलिस को गुमराह करने का काम क्यों उन्होंने किया? पुलिस से क्यों कहा कि ये कंप्लेन अनसब्सटेंशिएटेड है और इसमें किसी तरीके का कोई अपराध नहीं हुआ है? क्या वो इस बात से मुकर सकते हैं? इसका मतलब साफ है कि अरुण जेटली जी, जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा के अंदर, वो जानते थे कि DDCA का ये मामला अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो आंच ऊपर तक जाएगी, बहुत बड़े बड़े लोग इस फ्रॉड में फंसेंगे, इस भ्रष्टाचार में फंसेंगे। इसलिए
उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है और गुमराह करके जो है उन्होंने देश के साथ, एक क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने कल भी उनसे कहा था कि हम जो बात कह रहे हो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं कह रहे। तो अरुण जेटली जी, मैं उम्मीद करूंगा कि कल जिन चेतन चौहान जी को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर धमकी दी कि मानहानि का मुकदमा करेंगे, उन चेतन चौहान जी के सामने आप लोग जाइए और ये रिपोर्ट उनको दिखाइए। क्या ये रिपोर्ट आपने पेश की है सिंडिकेट बैंक के मामले में? और सुनील देव जी जो बगल में बैठे हुए थे, धमकियां दे रहे थे, क्या आपको इसमें अपराधी नहीं पाया गया अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने के लिए? जो ये फर्जी काम किया गया, फर्जी अकाउंट खोला गया, क्लब पे कब्जा करने की कोशिश की गई, क्या ये सारी बातें जो हैं वो मामूली बातें हैं? अगर कोई और हम आप अगर करते तो पुलिस अब तक हमको जेल भेज चुकी होती। 420 के मामले में, फ्रॉड करने के मामले में, फ्रॉडुलेंटली बैंक अकाउंट खोलने के मामले में। तो इसलिए बड़ा गंभीर मामला। मैं फिर आज कहूँगा अरुण जेटली जी से कि आपने दिल्ली के डीडीसी की जांच, आपको पूरी तरीके से पता है कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, आपको एक एक चीज़ की जानकारी थी, आपको एक एक भ्रष्टाचार की जानकारी थी। न केवल जानकारी थी बल्कि आप ये भ्रष्टाचार उजागर ना हो इस कवर अप ऑपरेशन में लगे हुए थे, जो पुलिस की जांच है उसको प्रभावित कर रहे थे। और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनलिटी है, ये संवैधानिक अपराध है अपने आप में। इट इज़ डेमोक्रेटिकली इमोरल है। इसलिए मैं कहूँगा कि अब आप देश के वित्त मंत्री हैं, आपके रहते हुए ये जांच कंप्लीट नहीं हो सकती, अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी को उन्हें सैक करना चाहिए। बाकी हमारे सौरभ, एक रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। एक मिनट, मैं अभी हम सारे क्वेश्चन्स लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेट अस कंप्लीट फर्स्ट। इससे भी एक और इससे बड़ा महत्वपूर्ण इशू है जिसको अभी सौरभ एड्रेस करेंगे। अब हमने 5 सवाल जो आपको हम पहुंचा देंगे कि जेटली जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि चेतन चौहान जी ने 10 पेज की एक रिपोर्ट सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब के मामले में 5 अगस्त 2010 को आपको सौंपी थी या नहीं सौंपी थी? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, जेटली जी, क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में जो कंक्लूजन है कि डीडीसी के अपराधियों ने गलत काम किया, फ्रॉड किया, भ्रष्टाचार किया, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन किया, क्या आपको इस बात की जानकारी है? तीसरा सवाल हमारा उनसे यह है, मिस्टर जेटली, आपके पास ये रिपोर्ट है, आप पूरी तरीके से जानते थे कि इसमें इल्लीगल गलत काम हुआ है, तो आपने दिल्ली पुलिस को अपनी चिट्ठियों में झूठ क्यों बोला, उनको गुमराह करने का काम क्यों किया? इसके पीछे की आपकी मंशा क्या थी, क्या आप देश को बताएंगे? चौथा सवाल कि क्या आपने ये रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट थी डीडीसीए की, क्या इस रिपोर्ट को आपने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में शेयर किया लोगों के सामने? और आखिरी सवाल कि इन दोनों चिट्ठियों में आपने पुलिस को प्रेशराइज करने का काम किया है, तो क्या आप इस भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हुए हैं? क्या आप इस बात को कबूल करेंगे? साथ ही सौरभ जी, कल एक बात और हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेतन चौहान जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान खेले और मैंने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा भी है, जब वो टेस्ट मैच खेला करते थे, सुनील गावस्कर के ज़माने में ओपनिंग करते थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट थे तो दिल्ली क्रिकेट इतनी शानदार थी कि विराट कोहली जैसा प्लेयर निकला और उसने देश की कप्तानी की। आज भी वो कप्तान है, लेकिन वो एक बात भूल गए कि विराट कोहली जी ने कुछ दिन पहले, आज से 3 हफ्ते पहले, इन्हीं डीडीसीए के बारे में क्या कहा था। सौरभ जी, आप इसको बता दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीडीसीए ने ये कहा कि डीडीसीए इतना महान ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बढ़िया क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है कि डीडीसीए की वजह से हिंदुस्तान को विराट कोहली जैसे महान कप्तान मिले। मगर मुझे लगता है कि थोड़ी होमवर्क के अंदर कमी थी। अगर भ्रष्टाचार होता तो कभी ना बनते। अगर भ्रष्टाचार डीडीसीए के अंदर होता तो विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हिंदुस्तान के कप्तान ना बनते। इस तरीके की बात अपने कवर अप के लिए डीडीसीए ने की। मगर हमारे साथी दीपक वाजपेयी जी ने उन्हीं विराट कोहली का 12 दिसंबर को दिया हुआ इंटरव्यू निकाला है, जो उन्होंने द हिंदू को दिया है और वो प्रकाशित हुआ है 12 दिसंबर को।
इसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल किया गया है और उसका एक स्पेसिफिक जवाब है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त जब डीडीसीए के अंदर अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे और विराट कोहली की वो उम्र थी कि वो अंडर 14 के अंदर खेलने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो डीडीसीए की सच्चाई क्या थी। विराट कोहली ने जो कहा है वो सुनिए। बीइंग इग्नोर्ड फॉर दिल्ली अंडर 14 स्क्वाड वॉज शैटरिंग फॉर मी। 14 साल से कम की, मैं इसको पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर बाद में हिंदी में बता दूंगा। बीइंग इग्नोर्ड फॉर द दिल्ली अंडर 14 स्क्वाड वॉज शैटरिंग फॉर मी। You know well how the system works in Delhi. The option was to do some favor. The option was to do someone a favor and get me into the team. That option was presented to my father and was promptly dismissed. Next year, I got into the team by my own credentials. We have been honest. अच्छा, इसका हिंदी में मतलब ये है कि जब मैं अंडर 14 के अंदर कोशिश कर रहा था डीडीसीए के अंदर, तो मेरे को मौका नहीं मिला और वो मेरे लिए तबाह करने वाला मौका था। और मेरे पिताजी को एक सलाह दी गई थी कि डीडीसीए के किसी अधिकारी को एक फेवर करना है। वो क्या सलाह थी वो आप लोग समझ सकते हैं। और मेरे पिताजी ने वो फेवर करने की सलाह को ठुकरा दिया था। आप लोग सब समझते हैं कि उस वक्त की दिल्ली की क्रिकेट में किस तरीके का सिस्टम था। बाद में मैं अपनी मेहनत से, अपने क्रेडेंशियल से किसी तरीके से क्रिकेट के अंदर आ गया। ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये बात कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं कह रहा, ये बात हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली कह रहे हैं, जिसे मुझे लगता है कि सब लोग अपना हीरो मानते हैं। वो ये बात इस कंट्रोवर्सी से पहले 12 दिसंबर को कह चुके हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि वो जो डिफेमेशन की कार्रवाई कल चेतन चौहान जी कह रहे थे, वो करने के अंदर वो देर ना करें, तुरंत उस डिफेमेशन की कार्रवाई के लिए पैसे का जुगाड़ करें, क्योंकि मुझे पता है शायद 1% पैसा जितने का आप दावा डालें उतना पैसा आपको स्टैम्प ड्यूटी में जमा कराना पड़ता है, तो वो तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो हमारे सवाल तो इस मसले से जुड़े हुए हमारे दोबारा 5 सवाल हैं जेटली जी से। वो सवाल ये हैं, मिस्टर जेटली, विल यू प्लीज टेल द नेशन वांट्स टू नो हु इन डीडीसीए अंडर यू आस्क्ड फॉर फेवर्स फ्रॉम विराट कोहलीज फादर फॉर हिज सिलेक्शन अंडर 14 टीम। आपकी अध्यक्षता में वो कौन महान अधिकारी थे डीडीसीए के जिन्होंने विराट कोहली के पिता से कुछ घटिया फेवर्स की डिमांड की थी? क्या कृपया करके आप उनका नाम बताएंगे? मिस्टर जेटली, विल यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई विराट कोहली वाज इग्नोर्ड व्हेन हिज फादर रिफ्यूज्ड टू मीट द डिमांड ऑफ डीडीसीए ऑफिस बियरर्स अंडर यू। जेटली जी कृपया करके बताएं कि विराट कोहली को डीडीसीए ने क्यों इग्नोर कर दिया जब उनके पिताजी ने उनकी डिमांड्स फुलफिल करने की बात को नकार दिया था। सवाल नंबर 3, मिस्टर जेटली, will you please at least now come out and say sorry to the nation for rampant corruption in DDCA during your tenure as the president of the body? क्या अरुण जेटली जी अब बाहर निकलेंगे और माफ़ी मांगेंगे पूरे देश से कि उनकी नाक के नीचे उनकी अध्यक्षता के बावजूद डीडीसीए के अंदर भारी भ्रष्टाचार पनपता रहा और उसको संरक्षण मिलता रहा? सवाल नंबर 4, Mr. Jetli, can you deny the specific allegations made by the Indian skipper Virat Kohli? जेटली जी बार बार कहते रहे हैं कि ये तो बड़े से आरोप है, कोई स्पेसिफिक बात हो तो बताएं। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आरोप है और वो इंडिया के कप्तान का आरोप है। क्या जेटली जी इस आरोप का जवाब देना मुनासिब समझेंगे? सवाल नंबर 5, मिस्टर जेटली, विल यू प्लीज टेल द नेशन how many talented players like Virat Kohli were denied a chance to play for Delhi because their parents could not meet the demands made by DDC office bearers under you? क्या जेटली जी ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रतिभाशाली बच्चे थे दिल्ली के जो दिल्ली के लिए नहीं खेल पाए क्योंकि डीडीसीए के अंदर उस वक्त कुछ ऐसे घटिया अफसर हुआ करते थे जो बहुत ही घटिया नावाजिब डिमांड्स
उन बच्चों से और उनके बच्चों के माँ बाप से रखते थे? कृपया जेटली जी ये बताएं। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पे भ्रम फैलाया जा सकता है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये कहा जा सकता है कि अरुण जेटली जी उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे डीडीसीए के। ये वाकया विराट कोहली जिसका जिक्र कर रहे हैं वो 2001 से 2003 के बीच का है और अरुण जेटली जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे डीडीसीए के। दूसरी, आम आदमी पार्टी ये दरख्वास्त करती है, ये इल्तजा करती है जेटली जी और उनके जिनकी सरपरस्ती वो करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, कि विराट कोहली को अब हाउंड ना किया जाए, उनको टारगेट ना किया जाए, उनके करियर को बर्बाद करने के तरीके शुरुआत ना किए जाएं, क्योंकि उन्होंने आज अरुण जेटली जी और उनकी सरपरस्ती में डीडीए के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है।